नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरों के साथ आपके लिए बेहतर ट्रेडिंग भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ आगे 4 मेहमान होंगे। कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च है निर्मल बंग से। मनोज कुमार जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, कमोडिटी और करेंसी के रिसर्च के हेड हैं। और साथ ही आगे हमारे साथ मॉनसून पर बात करने के लिए महेश पलावत होंगे स्काईमेट से, और साथ ही विनोद आनंद होंगे, जिनसे हम समझेंगे एमएसपी में जो खरीफ फसलों की एमएसपी में जो बढ़ोतरी हुई है उसका क्या असर होगा, किसानों को क्या फ़ायदा होगा और भाव पर उसका क्या असर होगा। चलें, लेकिन सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें आज की देख लेते कि आज कहां पर एक्शन दिख रहा है। गोल्ड एक सुस्त सुस्त दिख रही है। अब बाजार की बुलियन मार्केट की नज़र पूरी तरह से 13 और 14 जून की फेड की बैठक पर है। चांदी हालांकि हल्की तेजी दिखा रही है। चांदी 72,000 के ऊपर अब पहुंच चुकी है। क्रूड की बात करें तो हल्की गिरावट है, $77 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है। यूएस में क्रूड का स्टॉक पिछले हफ्ते 4.5 लाख बैरल कम हुआ है, लेकिन गैसोलीन और डीजल की इन्वेंट्री वहां पर नेचुरल गैस की बात करें तो एमसीएक्स पर 192 192 के पास, और नाइमेक्स पर $2.25 के ऊपर नाइमेक्स पर नेचुरल गैस का भाव है। कॉपर की बात करें तो दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्की गिरावट दिख रही है ज्यादातर मेटल में। एल्युमिनियम को छोड़ जितने भी मेटल है सब पर दबाव दिख रहा है। $720 के नीचे कॉपर का भाव है एमसीएक्स पर। एग्री मार्केट में जीरे में अच्छी तेजी दिख रही है, 47,000 के ऊपर है। और धनिया हालांकि आज भी दबाव है, $6,000 के नीचे। हल्दी $7,700 के आसपास दायरे में कारोबार यहां पर हो रहा है। ग्वार सीड 5,400 और ग्वार गम 10,700 के आसपास। एकदम से सीमित दायरे में कारोबार ग्वार में भी हो रहा है। लेकिन कॉटन केक आज भी गिरावट दिख रही है, यहां पे 2500 तक फिसल गया है भाव, और 1% तक की गिरावट यहां पर दिख रही है। चलिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर को लेकर। कुणाल जी, क्या लग रहा है? गोल्ड काफी सुस्त नजर आ रहा है, क्या कब तक दायरे से निकलेगा? किस खबर का इंतजार है गोल्ड को? खबर में बेसिकली जब जब रेट हाइक होने की बातें आती है तब डॉलर स्ट्रांग हो जाता है मोमेंटरी, और गोल्ड में प्रॉफिट टेकिंग देखने मिलता है। सो जब तक हमको क्लैरिटी नहीं आएगी कि फेडरल रिजर्व आगे जाके रेट हाइक करना कब, सो ये मीटिंग में अगर 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक होता है और उसके बाद ऐसा स्टेटमेंट आता है कि हम 2 या 3 महीने तक देखेंगे कि आगे जाके हमको रेट हाइक करना है कि नहीं, हम लोग पॉज लेंगे और बाद में रिव्यू करेंगे। सो ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है, दैट विल बी अ ट्रिगर फॉर गोल्ड टू मूव अप। दूसरा, सेंट्रल बैंक्स बाइंग थोड़ी स्लो हुई है, स्लो डाउन इन द सेंट्रल बैंक बाइंग, दैट वाज अ मेजर ड्राइवर ऑफ गोल्ड प्राइसेस, उसके कारण भी गोल्ड ऊपर नहीं जा पा रहा है। और दूसरा, ज्वेलरी डिमांड और ईटीएफ डिमांड दोनों कमजोर है। सो इसकी वजह से गोल्ड ऊपर नहीं जा पा रहा है, पर नीचे भी नहीं जा रहा है। सो मैं अभी भी बुलिश हूँ गोल्ड में। 1940-45 फ्यूचर्स कॉमेक्स is a buying level, MCX पे 59 300 400 बाइंग। सो न्यूज आते रहेंगे और प्राइस मुझे लग रहा है गोल्ड के ऊपर ही जाएंगे। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपेंस, आई स्टिल कंटिन्यू टू होल्ड बुलिश व्यू। गोल्ड पर बरकरार है, जो करंट लेवल है उससे 200-300 रुपए नीचे मिले तो आप वो बागेन बाइंग यहां पर कर सकते हैं। डिप पर खरीदारी की सलाह यहां पर कुणाल जी की तरफ से है। चांदी को लेकर कुणाल जी क्या लग रहा है? चांदी आज थोड़ी बहुत खरीदारी दिखा रही है, 72,000 के करीब भाव है, 250 से 300 रुपए तक की तेजी है। क्या करें, ये तेजी आगे बढ़ेगी? खरीदना हो तो किन लेवल्स पे खरीदें? जॉबलेस क्लेम का डेटा है, अगर जॉबलेस क्लेम थोड़े बढ़ते हैं तो इमीडिएटली शाम को ही थोड़ा इजाफा आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सो मेरी राय में 71 500 600 इज अ बाइंग रेंज, 72 600 700 फिर से आता है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सो ट्रेडिंग की लिहाज से निचले स्तरों पे बाइंग रिकमेंड कर रहा हूं मैं। लेवल पे बाइंग करने की सलाह चांदी में है। मनोज जी, अब आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर में दोनों में क्या करें? नमस्कार ऋषिमोहन जी, बिल्कुल मैं भी पूरी तरह से कुणाल से सहमत हूँ। एक बहुत ही दायरे का मार्केट है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक जो फेड की मीटिंग्स है उसके जो आउटकम्स आना है उसके ऊपर आगे का जो रुख है मार्केट का वो डिसाइड रहेगा कि क्या आगे ट्रेंड रहने वाला है। लेकिन अभी भी यहाँ पे मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही है। जब तक गोल्ड $1935 को इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड कर रहा है, हमारा मानना है कि 1935 से $1985 का दायरा जो है वो बना रह सकता है। वहीं चांदी में भी हम देख रहे हैं कि 23 से $24 के बीच का जो है दायरा बना हुआ है। तो सोने में कहीं भी डिप्स मिले 59 200 300 की रेंज में तो वहां बाय करके चल सकते हैं। 59,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से ऊपर में 59 700 तक के जो लक्ष्य लगा के रख सकते हैं।
वहीं चांदी में जो दायरा है वो 71,000 से 72,500 का बना हुआ है। 71,500 एक अच्छे लेवल्स होंगे बाइंग के लिहाज से। 70,900 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 72,600 तक का जो लक्ष्य है वो शाम के सत्र लेके चल सकते हैं। डिप में चांदी खरीदे 71,500, जैसा कुणाल जी कह रहे थे, सिमिलर व्यू है यहाँ पर चांदी को लेकर भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। आज हल्की गिरावट दिख रही है। खबर, कई तरह की खबरें। एक तो यूएस में क्रूड का स्टॉक कम हुआ है, लेकिन वहाँ पर डीजल और गैसोलीन की जो इन्वेंट्री है वो बढ़ गई है। चाइना में एक तरफ से एक्सपोर्ट के जो ओवरऑल आंकड़े हैं मई महीने में वो काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वायल इंपोर्ट के जो नंबर्स आए हैं मई महीने के वो काफ़ी इनकरेजिंग है। वो थर्ड लार्जेस्ट मंथली गेन वहाँ पर देखने को मिला है। क्या लग रहा है कुणाल जी, मिक्स्ड खबरें हैं कच्चे तेल को लेकर, किस तरह की चाल रहेगी और ट्रेडर्स क्या करें? ये आपने बहुत ही राइटली पुट अप किया। इट्स अ मिक्स्ड न्यूज कमिंग फ्रॉम यूएस। एज ऑफ नाउ यूएस का ऑयल प्रोडक्शन ग्रोथ कम नहीं हुआ है, पर आने वाले महीनों में वो कम होने की संभावना है। ओपेक के बीच में भी रिफ्ट है, सो रशिया इज नॉट विलिंग टू कट दियर प्रोडक्शन और सऊदी अरेबिया अपना प्रोडक्शन कट कर रहा है। सो ओपेक प्लस के बीच में भी यू सी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एक चीज बहुत क्लियर है ऑयल में कि आगे जाके डिमांड कंसर्न्स बने रहने वाले हैं। अगर यूएस की इकोनॉमी या यूरोप की इकोनॉमी सॉफ्ट होती है, यहाँ से कमजोर होती है, तो ऑयल की जो डिमांड है वो थोड़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। सो ये सब फैक्टर्स देखते हुए अगर आपको स्ट्रैटेजी लेनी है तो ऊपरी स्तरों पे 6200 के ऊपर ऑयल अभी फिलहाल नहीं जाएगा, ऐसा व्यू बन रहा है मेरा। और ऑन द डाउन साइड 56-5700 का बॉटम है। सो ये ब्रॉड रेंज है। और आज ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपको पोजीशन लेनी है तो 597060 के बीच में आप लॉन्ग पोजीशन लीजिए और 6040 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए और 5900 का स्टॉप लॉस रखिए। यानी रेंज का यहाँ पर आपको फ़ायदा उठाना है, तो जिस तरह की रेंज बन रही है उसमें ही आपको ट्रेड करने की सलाह कुणाल जी दे रहे हैं। मनोज जी, आपको क्या लगता है, क्या रेंज रहेगा क्रूड का, और कोई ऑप्शन में ट्रेड करना चाह रहा है तो वो भी बता दीजिए, किस स्ट्राइक पर नजर रखे वो, और कॉल या पुट खरीदें? बिल्कुल, यहाँ पे दायरे का ही ट्रेड है, मिक्स्ड न्यूज है। जिस तरह से यहाँ पे कल यूएस की इन्वेंट्री में गिरावट थी, लेकिन जो समर पीक ड्राइविंग सीजन के बावजूद गैसोलाइन की इन्वेंट्री में बढ़त है, साथ ही जो चाइना की डिमांड को लेकर के भी कंसर्न्स है, तो एक दायरे का मार्केट रहेगा। 5850 से लेकर के जो है 6100 का दायरा यहाँ पे एमसीएक्स पर नजर आ रहा है। अगर किसी को रणनीति बनानी है तो 5900 की स्ट्राइक पे नजर रखिए। थोड़ा डिप्स आए तो वहां पे 5900 की जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय करके चल सकते हैं। 6060 6080 के दायरे में जब जब भी भाव आए तो फिर वहां से एक बार एग्जिट ले। कुणाल जी, नेचुरल गैस ट्रेड करे क्या? अब तो एक रेंज में नेचुरल गैस भी फंसता हुआ दिख रहा है। क्या मौका, किस तरह के मौके देखने चाहिए ट्रेडर्स को इस काउंटर में? फंडामेंटल नेचुरल गैस के आने वाले महीनों में पॉजिटिव होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यूएस में नेचुरल गैस का प्रोडक्शन ड्रॉप होने वाला है आने वाले महीनों में। सो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हो तो फार्मर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप धीरे धीरे, अगर आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो एक अभी बाय कर लीजिए और एक 10-15-20 रुपए नीचे जाता है वहां पे बाय कर लीजिए। सो फ्यूचर में 2 मंथ्स 3 मंथ्स डाउन द लाइन इसमें तेजी हो सकती है। इंट्राडे में नो व्यू नहीं है, पोजिशनल या थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तब यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मनोज जी, एनजी पे आप कुछ अपना व्यू देना चाहेंगे? इंट्राडे में हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही सीमित दायरे में यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहा है, और हम देख रहे हैं 184 के जो लेवल्स है वो बार बार जो है कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा डीप मिलता है 189 के आसपास तो इंट्राडे में बाय कर सकते हैं 184 के स्टॉप लॉस से। 197 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। बड़ा ट्रेंड अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक दायरे में जो है कारोबार बना रहेगा तो निचले स्तरों पर बाइंग कर सकते हैं। यानी पोजिशनल अगर आपको ट्रेड करना है तो कुणाल जी को फॉलो करें। इंट्राडे के लिए एक छोटा सा कॉल है, दायरे के कारोबार में इस तरह की ट्रेड कर सकते हैं। 184 के स्टॉप लॉस के साथ 197 के टारगेट के लिए आप नेचुरल गैस खरीद सकते हैं। अब मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल में जिंक में एक गिरावट के बाद सबसे अच्छी रिकवरी दिख रही है। कुणाल जी, क्या पसंद आपको आ रहा है? जिंक सबसे अच्छी रिकवरी दिखाया, एल्युमिनियम के नीचे भी गया और तेजी से उसके ऊपर भी आ जाता है। 214 रुपए के आसपास आज है। क्या और रिकवरी लौटेगी? 6% की रिकवरी हम देख चुके हैं हफ्ते भर में जिंक में।
सो कल हमने जो स्पाइक देखा सब मेटल्स में ऑन दी एक्सपेक्टेशन दैट चाइना सेंट्रल वाला प्रेशर है वहाँ की बड़ी बैंक्स को अपना लेंडिंग रेट कम करने के लिए। सो ये एक्सपेक्टेशन में बढ़ा। सो आज भी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया कि चाइना से कोई रेट कट हुए, बैंक्स ने रेट कट किए, बट एक माहौल बना हुआ है। सो उसके कारण हमने एक अपसाइड देखी है। जिंक अट्रैक्टिव लग रहा है मौजूदा स्तरों पे। अगर आप फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो जो भी नेगेटिव न्यूज़ है वो सब प्राइस्ड इन है ये लेवल्स पे। सो लंबी तेजी नहीं, बट एटलीस्ट मेरी राय में बाइंग करना चाहिए 212 213 के बीच में। 210 के नीचे स्टॉप रखना चाहिए, 217-18 में प्रॉफिट लेना चाहिए। और कॉपर 720 के आसपास है। कुणाल जी क्या करें कॉपर में? तो कॉपर में भी फंडामेंटल साइड से आप देखेंगे कल चाइना के जो डेटा आए थे, अनरॉड कॉपर का जो इंपोर्ट है वो 11% डाउन था ऑन मंथ ऑन मंथ बेसिस। सो दैट इज नॉट अ गुड साइन फ्रॉम द डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू, बट लॉट ऑफ दिस नेगेटिव्स हैव बीन प्राइस्ड इन। सो निचले स्तरों पे थोड़ा बार्गेन बाइंग कर सकते हैं आप। 716-17 के आसपास बाय करते हैं, 722-23 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 710 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 710 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह। मनोज जी, कॉपर में आप किस लेवल पे खरीदारी की सलाह देंगे? टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है आज इंट्राडे के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे एक दायरे का ही कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एलएमई पे जो $8,000 के जो लेवल्स है वो कॉपर लगातार होल्ड कर रहा है। तो डिप्स में बाय कर सकते हैं 714-15 के दायरे में। 708 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 727 तक के लक्ष्य यहाँ पे लगाकर चल सकते हैं। एग्री मार्केट के बाद अब सीधा रुख करते हैं मॉनसून का। हमारे साथ महेश पलावत साहब हैं स्काईमेट से। सर शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर बिपरजॉय चक्रवात को लेकर किस तरह की चिंता है, क्या लग रहा है आपको? क्या मॉनसून की अगर एंट्री कल होती भी है जैसा आपने और मौसम विभाग ने अनुमान लगा रखा है, तो क्या ये कमजोर मॉनसून होगा? जी हाँ, ये जो मानसून होगा वो कमजोर होगा, क्योंकि बिपरजॉय जो साइक्लोन है वो अभी सेंट्रल अरेबियन सी के ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो कोई भी नहीं है, यानी कि कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात के तट पर बिल्कुल भी इसका इम्पैक्ट नहीं है और खतरा ना के बराबर है, केवल हवाएं तेज चलेंगी। लेकिन ये मानसून को इसने रोका हुआ था और अब जाकर के मानसून थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन जो झमाझम बारिश होती है मानसून की वो दिखाई नहीं देगी। केरल में बारिश होगी, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इंटीरियर कर्नाटका, इन इलाकों को कम से कम 12 या 13 जून के बाद ही बारिश मिलेगी। तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और जो हम कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मानसून ऑनसेट तो कर जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव मानसून नहीं होगा शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में एक्टिव मानसून तो कल उम्मीद करें सर केरल से कल शुरुआत हो जाएगी? जी, उम्मीद तो दिखाई दे रही है कि कल दोपहर तक मानसून का ऑनसेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशंस हैं फेवरेबल हो रही हैं, वेस्टर्ली विंड हो रही है और बाकी जो ओएलआर वगैरह है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो कंडीशन फेवरेबल हो रही है, कल मानसून ऑनसेट हो जाएगा। लेकिन जो हैवी टू वेरी हैवी रेन होती है, जैसे पूरे जगह पर पानी भर जाता है, उस तरह की बारिश देखने को अभी फिलहाल नहीं मिलेगी। बात करते हैं, कहां पर अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है? कौन से ऐसे तटीय इलाके होंगे देश के वहां जहां पे लोगों को अलर्ट रहने की आप सलाह देंगे? देखिए, ये जो कोस्ट केरला कोस्ट है उसमें बारिश ज्यादा हो सकती है और उस इलाके में मतलब मॉडरेट शावर्स होंगे, 40 से 50 मिलीमीटर, एक दो जगह पर 70 मिलीमीटर की बारिश हो जाएगी। और जो दक्षिणी ये कोस्टल कर्नाटक है, दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका है, यहाँ पर जो है बारिश थोड़ी बढ़ेगी और बाकी जो इलाके हैं बहुत ज्यादा बारिश नहीं देखेंगे। लक्षद्वीप में हैवी रेन हो सकती है और हवाएं तेज चल सकती हैं, खास करके कर्नाटका और महाराष्ट्र के तट पर अगले 2-3 दिनों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और जो लहरें हैं वो ऊंची उठ सकती है। तो फिशरमैन को वार्निंग दे सकते हैं कि आप डीप सी में अगले 2-3 दिनों तक न जाए। ओके, महेश पलावा साहब, आखिरी सवाल, मुंबई में मानसून की एंट्री कब होगी और प्री मानसून बारिश कब से शुरू हो रही है? मुंबई में प्री मानसून बारिश 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी और हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी, पैची रेन रहेगी। और मानसून की एंट्री हमें लग रहा है कि ये 13-14 के बाद ही जाकर के होगी, तभी जाकर के बारिश बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। धन्यवाद। चलिए, मानसून के बाद अब कुछ एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। एग्री मार्केट में आज जीरा धीरे धीरे फिर से तेजी की तरफ बढ़ रहा है, 47,150 के ऊपर, रिकॉर्ड से सिर्फ अब 2,000 रुपए दूर है। मनोज जी, क्या हो रहा है? जीरे में फिर से खरीदारी बढ़ रही है, खरीदें अभी? और अगर डिप्स मिलता है 46,500 के आसपास तो खरीद सकते हैं। अभी हमने देखा है कि 43,800 के जो सपोर्ट्स थे वो
जीरे ने लगातार होल्ड किए थे और वहां से फिर एक बार तेजी का मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। अभी मानसून को लेकर के भी चिंताएं हैं, तो वो भी कीमतों को सपोर्ट कर रही है। 46,400 500 के दायरे में खरीद सकते हैं 45,800 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में यहाँ 47,800 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। धनिया लंबे समय तक सर 6,400 6,600 के दायरे में घूमता रहा और अब 6,000 के नीचे इस टिक चुका है। क्या करना चाहिए धनिया में? क्या और गिरावट बची हुई है क्या धनिया में? धनिया में 6,000 स्तर टूटते हुए नजर आए और अभी यहाँ पे अराइवल्स अभी भी बेहतर है मंडीज में, उसके चलते प्रेशर है कीमतों में। 100-150 रुपए की और गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है, पर अब इन लेवल्स पे जो है सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है 5,850 से 6,200 के दायरे में। तो अभी वर्तमान लेवल से 100-150 रुपए की गिरावट की ओर यहाँ पे गुंजाइश जो है नजर आती है, लेकिन सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। एक कंसोलिडेशन का वेट करें, फिर यहाँ पे प्राइस में मोमेंटम ऊपरी तरफ का बनता हुआ नजर आए तो फिर रणनीति बना सकते हैं। जी हल्दी देखिए मई के हाई से अगर आप देखेंगे तो 7-8-900 रुपये अभी नीचे है। क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए कि अभी और यहाँ पर गिरावट बची है हल्दी में? मनोज जी, हल्दी में कोई रणनीति नहीं रहेगी, एक दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पर यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 7,500 से 8,000 का दायरा जो है वो जून वायदा के लिए रह सकता है, लेकिन रणनीति के लिहाज से आज कोई स्ट्रेटेजी जो है हमारी हल्दी पे नहीं रहेगी। कुणाल जी आपका ओवरऑल व्यू मसाले के पैक पर क्या है? किस तरह की चाल मसालों की रह सकती है आगे? मेरा ध्यान हल्दी में तेजी का है। 1-1.5 महीना प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगे, बट तेजी लग रहा है हल्दी में। सो 10,000 के भाव हल्दी में आपको आने वाले 4-5 महीने में देखने मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो हल्दी में तेजी करना चाहिए। गम में क्या करें कुणाल जी? पार्डन? ग्वार सीड और ग्वारगम में क्या करना चाहिए? तो गुआर सीड और गुआरगम में जब सोइंग होगी उसके बाद वेदर कैसा रहता है उसके ऊपर ओवरऑल व्यू रहेगा। पर अगर जो हिसाब से एल नीनो की फोरकास्ट आ रही है, अगर ईल्ड नेगेटिव रहती है, ईल्ड खराब होती है, अगर क्रॉप की जो सेकेंड हाफ ऑफ मानसून है वहाँ पे अगर ड्राइनेस रहती है तो दैट कैन अफेक्ट द ईल्ड ऑफ गुआर सीड एंड गुआर सीड। सो अभी नहीं, 1-1.5 महीने बाद तेजी हो सकती है। मनोज जी ग्वार पर कोई कॉल है क्या आज के लिए? ग्वार में एक दायरे का ट्रेड बना हुआ है 5,360 5,380 यहाँ पे सपोर्ट जोन है। इंट्राडे के लिहाज से 5,360 के स्तर मिले तो बाय करके चल सकते हैं। 5,310 का एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 5,460 से 70 का लक्ष्य यहाँ पे रख सकते हैं। कॉटन के काफी कमजोर फिर से होता जा रहा है मनोज जी, 2500 तक फिसल चुका है, 1.5% नीचे। क्या करना चाहिए कॉटन केक में? कॉटन केक में भी हम देख रहे हैं कि जो दायरा है वो 2,400 से 2,650 का है और अभी फिर एक बार ये लोअर रेंज के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। 2,440-50 का अगर स्तर मिले तो फिर वहां पे एक बार बाय कर सकते हैं। हमारा मानना है कि ये भी कमोडिटी अभी अगले कुछ समय के लिए दायरे में बनी रह सकती है। 10 से 15 दिनों में यहाँ पे मानसून की क्लैरिटी होने के बाद फिर एक डायरेक्शन जो है वो एग्री कमोडिटी को मिलता हुआ नजर आएगा, जब तक यहाँ पे दायरा बना रह सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक अहम खबर की। जो कल कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ था वो खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने को, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ विनोद आनंद हैं, मेंबर हैं एमएसपी कमेटी के। सर स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर पहला सवाल मेरा यही होगा, एमएसपी जो हाइक हुआ है इसका फार्मर्स पे, कंज्यूमर्स पे और ओवरऑल एग्री इकॉनमी पे और इकॉनमी पे क्या असर आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फार्मर्स पे इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्री बिजनेस पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, खास करके जो इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड आउट किए जा रहे हैं, लार्जेस्ट वेयर हाउस बनाया जा रहा है और जो एक कैफेटेरिया अप्रोच फार्मर्स के प्रोडक्ट की खरीदारी के लिए बनाई जा रही है, तो इन तीनों चीजों को लेकर के इसका काफी पॉजिटिव और पॉइंट एक जो इफेक्ट है वो पड़ेगा। अभी आप देखें 2014 से लेकर के अब तक जो यानी कि पिछले 9 सालों में एमएसपी पे जो वृद्धि हुई है वो अपने आप में रिकॉर्ड है। कभी भी एक 8-9 साल के अंतराल में या 10 साल के अंतराल में इतनी वृद्धि देखी नहीं गई थी एमएसपी के ऊपर। तो अपने आप में ये एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। इससे हमारे देश को भी फायदा होगा, रूरल इकोनॉमी को भी फायदा होगा और पूरे रूरल लैंडस्केप और एक रूरल ग्रोथ अच्छा आएगा। ओके सर, अब अगला मेरा सवाल होगा कि क्या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं अभी भी जो एमएसपी का दायरा है 6-7% किसानों तक ही सीमित है, इस दायरे को कैसे बढ़ाया जाए?
आपको मैं लेके जाना चाहूंगा एक सप्ताह लगभग पहले का एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का एक अनाउंसमेंट है कि हमारे यहाँ पैक्स को एक वेयर हाउस में तब्दील किया जाएगा, एक मल्टीपर्पज एक बिजनेस सेंटर के तौर पे फार्मर्स को लेकर के तब्दील किया जाएगा। और उसमें ऑलरेडी काफी बढ़त हो गई है। एक 10 राज्यों में उसकी वायबिलिटी और पायलटिंग करने का एक शुरुआत हो गया है। तो आने वाले समय में आप ये समझिए कि 2.5 लाख गांवों में पैक्स होगी, जो पैक्स के माध्यम से खरीदारी होगी। ये एक मील का पत्थर होगी आने वाले समय में हमारे जो सारे किसान हैं उनको एमएसपी का फायदा मिलने के लिए। अमूमन होता ये है कि कई राज्यों में जिनको टारगेट दिया जाता है, परंतु उनके पास मार्केट इंफ्रा नहीं होने की वजह से, प्रोक्योरमेंट का इंफ्रा नहीं होने की वजह से इस पे कोई शुरुआत नहीं हो पाती है। दूसरा, इसमें सिर्फ खरीदारी का ही नहीं बल्कि खरीदारी करके उनको इमीडिएट प्रोसेसिंग करके और वो फायदा पैक्स के माध्यम से वो डिविडेंड कैसे फार्मर्स को फिर से पास आउट हो, यानी उसका भी ख्याल इसमें पूरा रखा गया है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई पैक्स मान लीजिए चने की खरीदारी कर रही है तो उसके एक्सपोर्ट मार्केट को वो टैप कर सकती है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो बना है एक्सपोर्ट का उसके माध्यम से, और उसका जो बेनिफिट होगा वो आपस में मेंबर्स के पास ही आएगा। तो एक तरफ ना ही सिर्फ खरीदारी होगी बल्कि जो खरीद बेच से करने से जो फायदा होता है वो वापस सदस्यों को जाएगा, वो पंचायत को जाएगा, वो गांव को जाएगा, वो किसान को जाएगा। तो इस तरीके से ये अभी जो एमएसपी का दायरा एक लगभग 6 से 8% शांता कमेटी रिपोर्ट करती है, परंतु वर्तमान में लगभग 9-10% किसानों को मिलता है। वो और किसानों को भी मिल पाएगा, उसका एक पूरा एक लैंडस्केप बढ़ेगा। लैंडस्केप बढ़ेगा, अगर एमएसपी का दायरा बढ़ेगा तो उसकी फंडिंग में तो दिक्कत नहीं होगी। क्या ये चैलेंज है, आपको लग रहा है ये एक पोटेंशियल चैलेंज है अपने लिए? देखिए, हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आप अगर देखें कि विश्व की जो सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स फर्म्स हैं वो भारत में पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप गैटी है या फिर और भी ऐसे कई वेयर हाउसेज हैं। एग्री बिजनेस का एक बड़ा स्कोप है। उस एग्री बिजनेस के स्कोप में कोऑपरेटिव के माध्यम से हमारे किसान अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर सही नीतियां हैं वो बनी, अभी कोऑपरेटिव पॉलिसी भी अगले महीने अनाउंस होने वाली है, तो इस माध्यम से काफी कुछ बदलाव होगा, काफी कुछ अच्छा होगा। पूरा बाजार एक जो है वो विश्व पूरा एक बाजार है, और खाद्यान्न का जो एक हमारे यहाँ 5 लाख करोड़ का बिजनेस है, उस बिजनेस में किसानों को उस वैल्यू चेन में कैसे घुसने का मौका मिले, वो एक बड़ी बात होगी। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा विश्व मोहन जी। वर्तमान में जैसे स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, एसएफएसी ने क्या किया है कि हमारे फार्मर्स के प्रोड्यूस को डायरेक्टली पैक करके या फिर उसको उसी फॉर्म में वो कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक नया जरिया शुरू किया है, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, माई स्टोर्स के थ्रू। तो उसमें सीधा एफपीओस को फायदा हो रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है, और आपस में वो बांट रहे हैं। तो मार्केटिंग के कई एवेन्यूज हैं, सिर्फ खरीदारी करने तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि उसको प्रोसेस करके और उसको कन्वर्ट करके और वैल्यू चेन में उसमें वैल्यू एडिशन करके उस व्यापार को भी टैप करने में काफी बड़ा योगदान हो आने वाले समय में होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे मान के चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, तो हो सकता है आने वाले समय में हम लोग एक वर्ल्ड कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड एग्री कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फोरम बनाए। तो इससे संबंधित जो बाजार और व्यापार है उसमें गुणोत्तर वृद्धि कैसे हो, और उस पूरी वृद्धि में एक डेमोक्रेसी कैसे आए, उसमें फार्मर लेड वैल्यू चेन कैसे हो, वर्तमान नीतियां उस ओर इंगित कर रही है। ओके सर, छोटा जवाब दीजिए, क्या लग रहा है आपको? महंगाई हम एक तरफ से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये ज़रूरत भी है किसानों के लिए, लेकिन क्या इससे फूड प्राइसेस को ऊपर ले जाने में सपोर्ट तो नहीं मिलेगा? अगर फूड प्राइसेस मान के चलिए थोड़ा बहुत ऊपर होता भी है, जैसे वर्तमान में अब दाल की एमएसपी हो गई वो 7,000 के आसपास, तो 70 रुपया हो गया, मतलब जो एमएसपी की होगी बातचीत, तो अमूमन दाल का भाव मार्केट में बढ़ेगा और इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत प्रभावित इससे होगा। लेकिन ये हम कब तक बैठे रहेंगे कि हम किसानों को भाव ना दें और बीच में जो मीडिएटर्स हैं उनको सारा फायदा मिलता रहे? तो अभी के नेटवर्क में, अभी के जो सिस्टम में खरीदारी के साथ साथ जो बाजार की बात है, जो बाजार आगे आने वाले समय में खुलेगा, उसमें से मीडिएटर्स हटेंगे इस पूरे फूड वैल्यू चेन में से, और इसलिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। तो इसको लेकर के आप इस तरीके से लें कि जो अभी फूड मार्केट है या फिर जो अभी बास्केट ऑफ कमोडिटीज है, जो कुछ एक मान के चलिए कि प्राइवेट सेक्टर के लोग ही उसका फायदा उठा पाते हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर भी इंटरवीन करेगा, खास करके कोऑपरेटिव उसमें इंटरवीन करेगा, और जिससे बहुत बड़ा फायदा इस देश को और किसान को मिलने वाला है।
शुक्रिया विनोद जी, आपने वक्त निकाला, बताया कि एमएसपी को लेकर क्या चैलेंजेस हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। शुक्रिया कुणाल जी आपका भी, मनोज जी आपका भी, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एफएनओ मार्केट का पूरा एक्शन लेकर आएंगे। बाजार दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है, 18,700 पे आ चुका है। शुरुआती तेजी सारी अब गवाता दिख रहा है बाजार। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी हरे निशान में है, लेकिन ऊपरी स्तरों से काफी गिरावट यहां पर भी आ चुकी है। लौटते हैं ब्रेक के बाद, डिम्पी आपके लिए लेकर